हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का विज्ञान पाठशाला में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 5 लेकर के आया हूं। और इस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो बच्चों, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो बच्चों, साथ साथ मैं आपको एक बता दूं कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर जाकर के आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। बच्चों, हम अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार कई अलग अलग प्रकार के पदार्थों का, चीजों का उपयोग करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इनमें से कुछ चीजें जो है वो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, मानव के प्रयासों द्वारा उनको तैयार किया गया होता है। तो अब आते हैं हम एक्टिविटी 5.1 पर बच्चों। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ। तो बच्चों, आपको एक क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है और इस लिस्ट में उन चीजों को रखना है जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। और उनको बच्चों आपको वर्गीकृत करना है नेचुरल चीजों में और मैन मेड चीजों में, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है उनको आपको क्या करना है, इस वाले टेबल में लिखना है। और जो चीजें मानव द्वारा निर्मित होती हैं उन चीजों को आपको इस टेबल में लिखना है बच्चों। बढ़ते आगे। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या आपने ये जो लिस्ट तैयार की है, ये जो आपकी एक्टिविटी है 5.1, इस लिस्ट में क्या आपने कुछ और चीजें भी इंक्लूड की हैं, जैसे कि हवा है, जल है, मिट्टी है और खनिज हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। बच्चों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये बच्चों हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं बच्चों। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है इनको। बढ़ते हैं बच्चों आगे। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या ये जो हवा है, पानी है और जो मिट्टी है, क्या ये जो मानव की गतिविधियों के द्वारा क्या समाप्त हो सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आप कक्षा 7 में पानी के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जल के बारे में पहले स्टडी कर चुके हैं बच्चों। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स। क्या जो पानी है वो भी असीमित संसाधन है क्या हमारे लिए। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अगर देखा जाए तो प्रकृति में ये जो विभिन्न प्रकार के संसाधन है, इनकी उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, व्यापक रूप से दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर पहला है हमारा, यहाँ पर पहला दिया गया है इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी स्टडी कर लेते हैं। इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन। These resources are present in अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये जो रिसोर्सेज है बच्चों, ये जो संसाधन है, ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और ये मानव की क्रियाकलापों द्वारा समाप्त भी नहीं होने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आर सनलाइट एयर, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है ये, और हवा है। ये कैसे रिसोर्सेस हैं बच्चों हमारे, ये इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, मानव की चाहे कितनी भी गतिविधियां होती रहें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सेकंड, आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया गया है, ये हमारा सेकंड पॉइंट। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेस इन नेचर इज लिमिटेड। यानी कि प्रकृति में कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा बहुत ही ज्यादा सीमित है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और वो मानव की गतिविधियों के द्वारा क्या हो सकते हैं, एक समय बाद समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।
Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है उनके अंतर्गत हमारे वन आते हैं, वन्य जीव आते हैं, खनिज आते हैं, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है और प्राकृतिक गैस आते हैं। तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये आते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस की कैटेगरी में। अब बढ़ते हैं बच्चों, अब हम एक्टिविटी 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल इसको ध्यान से देखें, ये है 5.2 एक्टिविटी जिसे अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। टेक सम कंटेनर्स, बच्चों कुछ बर्तन ले लीजिए, कुछ बाउल ले लीजिए। फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम टॉफीज। इनको क्या करें, या तो आप इनको पॉपकॉर्न से भर दें या मूंगफली से भर दें या रोस्टेड ग्राम से यानी चने से भर दें और टॉफी यानी चॉकलेटों से भर दें। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। अब प्रत्येक जो बच्चों का जो समूह है उसको क्या करें, आप 7-7 बच्चों के समूह में डिवाइड कर दें। अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनको 7-7 के समूहों में डिवाइड कर दें। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। अब प्रत्येक जो ग्रुप है बच्चों का उस ग्रुप को भी आप 3 सब ग्रुप में यानी कि उप समूहों में विभाजित कर दें। पहले सब ग्रुप में आप 1 स्टूडेंट रखें, दूसरे सब ग्रुप में, दूसरे उप समूह में 2 और तीसरे उप समूह में आप 4 स्टूडेंट्स को रख दें। नेक्स्ट है लेवल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। इनको आप अपना नाम भी दे सकते हैं कि जिस सब ग्रुप में 1 स्टूडेंट है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी, जिसमें हमारे 2 स्टूडेंट्स है वो हमारी सेकंड जनरेशन कहलाएगी और जिसमें 4 स्टूडेंट्स है वो हमारी थर्ड जनरेशन कहलाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। These सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ये जो सब ग्रुप हमने बनाए हैं 1, 2 और 4, ये सब ग्रुप यानी कि उप समूह ये रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों उपभोक्ताओं को। ये उपभोक्ता है हमारे। As population is growing, second and third generation have larger number of consumers। बच्चों जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सेकंड यानी जो दूसरी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, तीसरी जनरेशन है, उसमें भी जो उपभोक्ता है उसकी संख्या बढ़ेगी रिस्पेक्टिवली। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। अब आप क्या करिए, चाहे तो आप पॉपकॉर्न से भर लीजिए उस बाउल को या कंटेनर को, चाहे पीनट से भर लीजिए, मूंगफली से भर लीजिए। तो उसको भरने के बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक ग्रुप के सामने उसे टेबल पर रख देना है। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। अब आप क्या करें, अब आप प्रत्येक समूह के प्रथम जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन है उनसे आप कहेंगे कि अब आप ये जो बाउल के अंदर जो भी खाने की चीज रखी हुई है उसको उपयोग करें, उसको खाएं, उसका यूज करें, उसको कंज्यूम करें। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। अब आप दूसरी जनरेशन से बोलिए कि वो भी पहली जनरेशन की तरह जो बाउल के अंदर जो भी खाने का मटेरियल रखा है उसका यूज करे, उसका कंज्यूम करे, उसका उपभोग करे। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर। और आप अपने जो स्टूडेंट्स उनसे पूछिए कि अभी भी उस कंटेनर में कुछ खाने के लिए बचा भी है या नहीं बचा है। इफ सम थिंग्स इज लेफ्ट इन द कंटेनर, अगर उस कंटेनर में या उस बाउल में अभी भी कुछ खाने की चीज रखी हुई है, बची रह गई है, शेष रह गई है, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। तब आप अपनी थर्ड जनरेशन से बोलें, स्टूडेंट्स की जो थर्ड जनरेशन है उससे आप बोलें कि आप अब जो कुछ बचा हुआ है कंटेनर के अंदर उसको आप कंज्यूम करें, उसका उपभोग करें। Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatable or not। अब आप ये इंश्योर करना है, हमें ये देखना है, फाइनली तौर से हमें ये ऑब्जर्व करना है, परीक्षण करना है, क्या जो थर्ड जनरेशन के जो सभी कंज्यूमर्स थे क्या उनको वो जो खाने कंटेनर के अंदर जो खाने की चीज रखी हुई थी वो सभी को प्राप्त हो पाई या नहीं हो पाई। Also observe if anything is still left इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। अगर, और आपको ये भी ऑब्जर्व करना है क्या उनके कंज्यूम करने के बाद, उपभोग करने के बाद, क्या उस कंटेनर में अभी भी कुछ शेष बचा है खाने के लिए या नहीं बचा है। तो बच्चों इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर एज्यूम that the eatables in the containers represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas। तो बच्चों यहाँ पर हम एक मान लेते हैं कि जो हमने कंटेनर के अंदर या बाउल के अंदर या कंटेनर के अंदर जो खाने पीने की जो चीजें रखी थी उनकी तुलना हम किनसे कर सकते हैं, समाप्त हो जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस है, उनकी उपलब्धता के आधार पर हम इनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं खाने की चीजों को।
ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, हर एक ग्रुप का अपना खाने का जो उपभोग करने का, चीज़ों का उपभोग करने का तरीका अलग होगा। हो सकता है कोई जनरेशन ज़्यादा यूज़ कर ले इन चीज़ों का, हो सकता है कोई जनरेशन अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में चिंतित हो, ठीक है, और इसलिए वो उन चीज़ों को कम यूज़ करे। आर द अर्ली जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या ये जो पहली जनरेशन है, इनकी जो प्रारंभिक जो जनरेशन थी, पहली जो जनरेशन है, क्या वो बहुत ज़्यादा लालची थी? It may be that the earlier generation in some group were concerned about the coming generation and left something for them। तो बच्चों हो सकता हो कि कोई जनरेशन ऐसी भी हो जो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए चिंतित भी हो और उनके लिए कुछ रखा हुआ छोड़ भी दे, जिससे कि उनकी आने वाली जनरेशन उसका यूज कर सके। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। बच्चों इस चैप्टर में हम कुछ समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनकी स्टडी करने वाले हैं बच्चों इस अध्याय में हम। These were formed from the dead remains of living organisms। अब बच्चों ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यानी समाप्त होने वाले ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका निर्माण होता है बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मृत शरीरों से, उनके मृत शरीरों के जो अवशेष होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल, इसीलिए इनको क्या बोले जाता है बच्चों, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। सेक्शन है हमारा 5.1। अब आ जाते हैं हम यहाँ 5.1 सेक्शन पर बच्चों, इस सेक्शन की स्टडी करेंगे। ये हमारा सेक्शन कोल 5.1। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट, फिगर 5.1। अब आप यहाँ पर फिगर 5.1 देखिए और इसके बारे में आपने कोयले के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा बच्चों। इट इज एज हार्ड एज स्टोन, ये पत्थर जैसा कठोर होता है बच्चों, एंड इज ब्लैक इन कलर, और ये काले रंग का होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड, कोल एक ऐसा ईंधन है जिसका उपयोग भोजन पकाने के लिए भी किया जाता है। Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine। पहले इसका जो उपयोग होता था, कोयले का उपयोग, जो भाप के इंजन होते थे तो भाप पैदा करके इंजनों को चलाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता था। रेलवे इंजन, जो रेलवे इंजन होते थे उनमें इस कोयले का उपयोग भाप पैदा करने के लिए किया जाता था, जिससे कि जो इंजन है वो दौड़ सके, चल सके। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसका उपयोग स्टूडेंट्स तापीय जो विद्युत जो संयंत्र हैं, या यूं कह सकते हैं थर्मल पावर जो प्लांट हैं, उनमें इसका उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी किया जाता है कोल का उपयोग। कोल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कई सारे उद्योगों में देखा जाए तो कोल का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ कोल, अब हम पढ़ लेते हैं स्टोरी ऑफ कोल क्या है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि कोयले की कहानी। लिखा about 300 million years ago the earth had dense forests in low-lying wetland areas। बच्चों 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के जो निचले जलीय क्षेत्र थे वहां पर बहुत ही घने वन थे बच्चों। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, अब कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई, प्राकृतिक प्रक्रम हुए, जैसे कि लाइक फ्लूडिंग यानी कि बाढ़ आई। These forests got buried under the soil, तो ये जो फॉरेस्ट थे, ये जो जंगल थे, ये क्या हो गए, मिट्टी के नीचे दब गए। As more soil deposit over them, धीरे धीरे फिर उनके ऊपर जैसे जैसे समय बीतता गया तो उनके ऊपर मिट्टी की परतें जमती चली गई। As more soil deposit over them, they were compressed, जैसे जैसे वो मिट्टी के नीचे दबते चले गए तो धीरे धीरे वो संपीड़ित होते चले गए। The temperature also rose as they sank deeper and deeper, जैसे जैसे वो नीचे धंसते चले गए, मिट्टी के नीचे अंदर दबते चले गए, धंसते चले गए, तो उनका टेम्परेचर भी बच्चों बढ़ता चला गया। Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly convert to coal। बच्चों उच्च दाब और उच्च ताप पर ये जो मृत जो प्लांट्स थे, पौधे थे, ये किस में कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे ये कोयले में कन्वर्ट हो गए, कोयले में बदल गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, देखा जाता है कोल में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन पाया जाता है।
द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। बच्चों जो जो कोयला होता है, जो कोयला होता है ये बनता किससे है? डेड वेजिटेशन से, यानी कि मृत पेड़ पौधों से। तो मृत पेड़ पौधों से ये जो कोयले का निर्माण हो रहा है, और ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। एक एक धीमी प्रक्रमण के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा जो मरी हुई जो वनस्पतियां हैं उनका किसमें कन्वर्शन हो जाना, किसमें चेंज हो जाना, कोयले में चेंज हो जाना, यही क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, चूंकि ये इनका जो निर्माण हो रहा है वो मृत अवशेषों से हो रहा है, पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से हो रहा है इसका निर्माण। सो कोल इज आल्सो कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल, इसलिए कोल को भी हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन ही कहते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। बच्चों अब हम अगले पेज पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कोयले की खदान मिलेगी आपको, उसको ध्यान से देखें। तो फिगर 5.2 में आप देखिए यहाँ पर एक कोयले की खदान है, किस तरीके से कोयले को खोद करके निकाला जा रहा है। लिखा व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोयले को हवा में जलाया जाता है, कोल बर्न्स, जो कोल होता है वो जलता है, एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो प्रमुख रूप से क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। जो कोयला होता है इसका जब उद्योगों में क्या किया जाता है? प्रक्रमण किया जाता है। कोयले का जो होता है, जब कोयले की जब प्रोसेसिंग की जाती है या कोयले का जो उपयोग करके इंडस्ट्रीज में जब कोयले की का प्रोसेसिंग की जाती है, तो उस प्रोसेसिंग से हमें कई सारी उपयोगी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे कि कोक प्राप्त होता है, कोल तार प्राप्त होता है, कोल गैस भी प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों हम कोक की चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक कोक। इट इज टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये बच्चों कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। कोक जो होता है कठोर होता है, सारंध्र होता है और काला पदार्थ होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, लगभग शुद्धतम रूप होता है बच्चों। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, कोक का जो उपयोग होता है बच्चों वो इस्पात के उत्पादन में भी किया जाता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, और कई सारी धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम कोलतार पर, कोलतार की स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये हमारा अगला सेक्शन कोलतार, इसकी स्टडी करेंगे अब हम। इट इज अ ब्लैक, ये बच्चों कैसा होता है? ये काला होता है, चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर। थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीसेंट स्मेल, इसकी एक तो अप्रिय गंध होती है, और अप्रिय गंध के साथ ये बहुत ही गाढ़ा काला द्रव होता है बच्चों। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये बच्चों कम से कम 200 पदार्थों का मिश्रण होता है ये कोलतार। Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। अब बच्चों क्या होता है कि जो कोल तार होता है, तो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार से जो प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, उन प्रोडक्ट्स का उपयोग फिर प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कुछ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उनके उत्पादन में और इंडस्ट्रीज में फिर इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाइक सिंथेटिक डाइज यानी संश्लेषित रंग हैं, दवाइयां हैं, ड्रग्स है, एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, परफ्यूम है, सुगंध है, प्लास्टिक है, पेंट्स है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स है, फोटोग्राफिक सामग्री है, और रूफिंग मटेरियल्स यानी छत निर्माण सामग्री है, ईटीसी, इन सभी में इनका उपयोग किया जाता है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। बच्चों ये जो मॉथ होते हैं, जो अन्य कीट होते हैं, इनको भगाने के लिए, मतलब एक रोचक जो बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मॉथ होते हैं, जो अन्य कीट होते हैं, इनको भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की जो गोलियां हम यूज करते हैं अपने घरों में, तो ये भी स्टूडेंट्स किससे प्राप्त की जाती है? कोल तार से प्राप्त की जाती है। अब आते हैं हम कुछ एक जनरल नॉलेज की जानकारी देता हूं मैं आपको। दिस डेज बिटुमेन पेट्रोलियम product is used in place of coal tar for metalling the roads। अब बच्चों देखा जाए तो सड़क के निर्माण के लिए कोल तार के स्थान पर देखा जाए तो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिटुमेन, आजकल इसी का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन, आते हैं हम अगले सेक्शन है हमारा कोल गैस। कोल गैस क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखा कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। भाई जब कोल होता है उस कोल से
जब कोक को प्राप्त किया जाता है प्रोसेसिंग के थ्रू यानी प्रक्रम के दौरान, कोयले के प्रक्रम के दौरान जब कोक प्राप्त किया जाता है तो उस दौरान हमें कोल गैस प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कोयले से कोक प्राप्त करने की प्रोसेस के दौरान यानी प्रक्रम के दौरान हमें कोल गैस प्राप्त होती है। इट इज यूज्ड, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। बच्चों ये जो है, ये जो कोल आपका कोल गैस है, ये कोल गैस इसका उपयोग जो होता है, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं यानी कोयला जो कोयले की जो संयंत्र होते हैं उनके पास में जो स्थित जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें फिर इसका उपयोग मुख्य रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ एक जनरल नॉलेज की चीज है जिसे मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। अब भाई सबसे पहले कोल गैस का जो उपयोग हुआ था वो लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में सड़कों पर लाइटें जलाने के लिए, सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था कोल गैस का सबसे पहले उपयोग। नाउअडेज इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब आज के टाइम में प्रकाश की जगह, अब आज के समय में अगर देखा जाए तो कोल गैस का उपयोग प्रकाश यानी रोशनी की जगह, रोशनी की बजाय इसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा रहा है। हीट, ऊष्मा के लिए, ऊर्जा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, इसका कोल गैस का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन आ जाते हैं अब हम पेट्रोलियम पर। ये हमारा सेक्शन है जिसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पेट्रोलियम। लिखा है यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। आप ये जानते हैं कि जो पेट्रोल होता है इसका उपयोग जो हल्के स्वचालित जो वाहन होते हैं जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर, कार, इनमें मुख्य रूप से ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोल का। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जो भारी जो मोटर वाहन होते हैं जैसे कि ट्रक होता है, ट्रैक्टर होता है, ये डीजल से दौड़ते हैं बच्चों, ये डीजल पर चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोल डीजल हैं ये बच्चों हमें एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं और वो प्राकृतिक स्रोत कहलाता है पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। तो बच्चों यहाँ पर जो पेट्रोलियम जो शब्द अभी हम पढ़ रहे हैं ये शब्द बना है दो शब्दों से। इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर के हुई है। पहला होता है पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक यानी चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल यानी कि तेल। ठीक है ना। तो ये जो पेट्रोलियम होता है इसको क्या होता है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे चट्टानों के बीच में से इसको खोद करके निकाला जाता है। जिस तरीके से कोयले की खदान में से कोयले को निकाला जाता है इसी प्रकार इसको भी क्या किया जाता है, पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के बीच में से इसको निकाला जाता है खोद करके। नेक्स्ट, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फाउंड। क्या आप जानते हैं बच्चों पेट्रोलियम होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। चलिए इसकी भी स्टडी कर लेते हैं। और अभी आप ये देख लीजिए, फिगर भी देख लीजिए 5.4 देख लीजिए किस तरीके से इसको पृथ्वी की चट्टानों में से खोद करके इसको निकाला जा रहा है। देखिए आप, यहाँ ऑयल है, गैस है बच्चों। बढ़ते हैं टॉपिक पर। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ये जो पेट्रोलियम होता है इसका बच्चों निर्माण होता है समुद्र में पाए जाने वाले जो जीवों से। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये जीव मर जाते हैं बच्चों, जो समुद्री जीव जो समुद्र के जलीय जीव होते हैं जब वो मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो उनकी जो मृत शरीर होता है वो समुद्र के पैंदे में जाकर के जम जाती है। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और फिर उनकी जो डेड बॉडी होती है, जो मृत शरीर होता है वो रेत और मिट्टी से ढकती जाती है जैसे जैसे समय गुजरता है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे जब कई लाखों वर्ष बीत जाते हैं तो उनके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की परतें, रेत की परतें जमती जाती हैं। तो ऑक्सीजन की यानी कि हवा की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर फिर ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मरे हुए मृत जीव होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूपांतरण हो जाता है। इनका रूपांतरण हो जाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में। एट अ फिगर 5.4
look at figure 5.4, it show the deposit of petroleum and natural gas। आप अगर यहाँ पर फिगर 5.4 देखें तो यहाँ पर आपको पेट्रोलियम है और जो गैस है, नेचुरल गैस है, उसके भंडार आपको मिलेंगे। किस तरीके से यहाँ पर आपको भंडार दिख रहे हैं, गैस का दिख रहा है, ऑयल का दिख रहा है। ये देखिए, ये गैस का भंडार है, ये ऑयल का भंडार है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये जो चित्र है ये हमें दर्शा रहा है किस तरीके से पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है उसके भंडार हैं। You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water। आप ये इस फिगर में आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम ऑयल है और जो नेचुरल गैस है, इसके जो भंडार हैं, इसका जो भंडार है वो वाटर के ऊपर है। आप देखिए, वाटर के ऊपर है ये ऑयल और गैस। तो ऐसा क्यों है बच्चों? तो चलिए इसका कारण जानते हैं। Why is it so? ऐसा क्यों है? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it। आप स्मरण करिए, आप याद करिए कि जो ऑयल होता है, जो गैस होता है, ये पानी से हल्का होता है और इसी कारण ये पानी में मिक्स भी नहीं होता और इसलिए पानी के ऊपर ये तैरते हैं। अब आते हैं हम एक जनरल नॉलेज की बात पर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल आर ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। तो बच्चों, सबसे पहला जो दुनिया का सबसे पहला जो ऑयल का जो कुआं खोदा गया था या ड्रिल किया गया था, ये पेंसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में किया गया था। 8 years later, 8 साल बाद 1867 में 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन आसाम। फिर 1867 में आसाम के माकुम में ऑयल को खोज निकाला गया, वहां पर भी इसके भंडार पाए गए। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम। अगर हमारे भारत में देखा जाए तो जो ऑयल है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? आसाम में, गुजरात में, मुंबई, बॉम्बे, यही कह सकते हैं हम। एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यानी गोदावरी और कृष्णा जो नदी है उनके बेसिन में भी इसके भंडार पाए गए हैं ऑयल के। अब आते बच्चों रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखा, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम होता है ये बहुत ही ज्यादा कैसा होता है? गाढ़ा तेलीय द्रव होता है। इट हैज एन अनप्लीसेंट ओडर। इससे बहुत ही अप्रिय गंध भी आती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ईटीसी। ये बच्चों कई सारे संघटकों का मिश्रण भी होता है इसमें। जैसे कि इसमें आपको पेट्रोलियम गैस भी मिलेगा, इसमें पेट्रोल भी मिक्स होगा, इसमें डीजल भी मिक्स होगा, इसमें लुब्रिकेंट ऑयल भी, स्नेहक तेल भी होगा, इसमें पैराफिन मोम भी मिक्स होता है। ये कई सारे संघटकों का, विभिन्न प्रकार के संघटकों का क्या होता है बच्चों? मिश्रण होता है। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents and fraction of petroleum is known as refining। बच्चों, वह प्रक्रम जिसके द्वारा क्या किया जाए? इन विभिन्न प्रकार के संघटकों या प्रभाजों को अलग किया जाए, पृथक किया जाए। तो उस पृथक करने की ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, पेट्रोलियम के जो पेट्रोलियम होता है इसके विभिन्न जो संघटक होते हैं, प्रभाज होते हैं, प्रभाजों को पृथक करने की जो प्रक्रम होता है या प्रोसेस होती है उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं, परिष्करण बोलते हैं। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये जो काम किया जाता है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी पेट्रोलियम परिष्करणी में ये संपादित किया जाता है ये कार्य। आगे बढ़ते हैं। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। अब यहाँ पर बच्चों पेट्रोलियम के जो विभिन्न प्रकार के संघटक होते हैं और उनका जो उपयोग होता है वो उपयोग यहाँ टेबल 5.1 में दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर टेबल 5.1 है, एक एक से हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी गैस। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है स्टूडेंट फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज में या घरों में या उद्योगों में और घरों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट हमारा पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग क्या होता है? पेट्रोल का उपयोग होता है मोटर ईंधन के रूप में या जो विमानन जो ईंधन होता है उसके रूप में, और साथ ही साथ सॉल्वेंट ऑफ फॉर ड्राई क्लीनिंग यानी कि शुष्क, यानी कि जो शुष्क जो धुलाई होती है, शुष्क धुलाई के लिए ब्लैक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, यानी कि इसका उपयोग फ्यूल के तौर पर किया जाता है स्टोव में, लैंप्स में, और जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें इसका उपयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डीजल। डीजल का जो उपयोग है फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ये जो डीजल होता है इसका उपयोग जो भारी मोटर वाहन होते हैं और जो विद्युत जनित्र होते हैं उसमें इनका उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक तेल, इसका उपयोग स्नेहन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स होता है। पैराफिन वैक्स का उपयोग जो होता है स्टूडेंट्स, इसका उपयोग होता है
ऑइंटमेंट के रूप में यानी मरहम के रूप में, मोमबत्ती के रूप में, कैंडल के रूप में, वैसलीन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7 दिया गया बिटुमेन का उपयोग पेंट्स के रूप में किया जाता है और रोड सरफेसिंग यानी कि सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत आप लोग याद भी रखें। आते हैं हम अब जनरल नॉलेज की बात पर। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कई सारे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस हमें प्राप्त होते हैं बच्चों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल्स भी बोला जाता है। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक ईटीसी, पॉलीथीन एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक्स। लिखा है दीज आर यूज्ड इन, फिर इनका जो उपयोग होता है, दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, फिर इनका जो उपयोग होता है ये कई सारी चीजों के निर्माण में किया जाता है, जैसे डिटर्जेंट है, फाइबर्स हैं, रेशे हैं, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक, इनके निर्माण में, पॉलीथीन के निर्माण में, और दूसरे जो मैनमेड प्लास्टिक होते हैं उनके निर्माण में भी फिर इनका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नेचुरल गैस से प्राप्त होती है। इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, इसका उपयोग फिर हाइड्रोजन का उपयोग फर्टिलाइजर्स के रूप में भी किया जाता है, उसके उत्पादन में भी किया जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, यानी इसके जो व्यापक लाभ को देखते हुए, व्यापक जो व्यावसायिक लाभ है, व्यापक जो व्यावसायिक लाभ है उसको देखते हुए पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसलिए पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes। अब ये जो नेचुरल गैस होता है बच्चों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका आसानी से परिवहन किया जा सकता है पाइपों के माध्यम से। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होता है इसको बहुत अधिक दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में इसका भंडारण किया जाता है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस होती है, इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के रूप में भी किया जाता है, पावर जनरेशन के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इट इज क्लीनर फ्यूल। देखा जाए तो ये जो सीएनजी है इसका जो उपयोग है स्टूडेंट ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जो व्हीकल्स होते हैं, जो परिवहन, जो वाहन होते हैं, उनमें ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये इसके द्वारा क्या होता है, बहुत ही कम प्रदूषण फैलता है और ये एक स्वच्छ ईंधन भी माना जाता है, एक स्वच्छ ईंधन भी। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। अब क्या होता है कि जो इसका एक और जो व्यापक लाभ ये है स्टूडेंट सीएनजी का कि इसे सीधे ही घरों में और फैक्ट्रियों में सीधे ही इसको जलाया जा सकता है और इसकी जो आपूर्ति है वो पाइपों के माध्यम से हो जाती है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ौदा। इसी प्रकार के पाइपलाइन का अगर नेटवर्क देखा जाए तो जाल देखा जाए तो बड़ौदा गुजरात में भी है ये, और दिल्ली के सम पार्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी इसके हमें नेटवर्क देखने को मिल सकते हैं पाइपलाइन के सीएनजी के। नेक्स्ट है यहाँ पर एंड अदर प्लेस, और कई जगहों पर भी हमें इसका नेटवर्क देखने के लिए मिल सकता है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers। अब जो नेचुरल गैस होता है is also used as a starting material, ये भी एक प्रारंभिक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कई सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर के लिए, उत्पादन के लिए। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया भी क्या एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, हमारा जो देश है वो नेचुरल गैस का एक विशाल भंडार है बच्चों। In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari Delta। इसके साथ साथ अगर हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस के हमें जो भंडार है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में इसके हमें भंडार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले सेक्शन पर। यहाँ हमारा अगला सेक्शन है 5.4 सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। चलिए देखते हैं, यही हमारा लास्ट सेक्शन है। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests, minerals, etc। आप पहले इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ चुके हैं बच्चों की जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि खत्म हो जाएंगे एक समय बाद, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में कौन कौन से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या कौन कौन सी जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो समाप्त हो जाएंगे तो उनके बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल पढ़े हैं, पेट्रोल, डीजल हैं,
फॉरेस्ट पढ़ा है, मिनरल्स पढ़े हैं, ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी हैं। लिखा है यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। आप तो ये जानते हैं, अब आप ये जान ही चुके हैं कि जो कोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, वो क्या है बच्चों, एक फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्ट इनटू दीज फ्यूल्स। अब बच्चों क्या होता है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स आज जो हम यूज कर रहे हैं, जो कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल है, जो भी कुछ है, ये हैं तो फॉसिल फ्यूल, लेकिन आज जिनका हम जो यूज कर रहे हैं, तो ये इनका जो निर्माण हुआ वो कई लाखों वर्षों के बाद इनका निर्माण हो पा रहा है। इनका लाखों वर्ष जब बीत गए तब इनका निर्माण हुआ है फ्यूल के रूप में, तब ये फ्यूल के रूप में कन्वर्ट हुए हैं, चेंज हुए हैं, कई लाखों वर्ष लगे हैं बच्चों। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और अगर देखा जाए तो इसके विपरीत इनके जो ज्ञात भंडार है वो कुछ ही 100 वर्षों तक चलने वाले हैं, कुछ 100 वर्ष बाद हो सकता है ये जो ज्ञात भंडार हैं कोल के, पेट्रोलियम के, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए बच्चों। मोर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। बच्चों इनके जलने से एक और इसका रीजन ये भी है, इनका एक यूज करने का कारण ये भी है कि इससे हमें एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है एयर पॉल्यूशन की बच्चों। जब इनको जलाया जाता है तो इन फ्यूल के जलने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन की समस्या बनती है, वायु प्रदूषण की समस्या बनती है, इसलिए इनको कम से कम चलाना चाहिए। देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। और इनका उपयोग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है, विश्व उष्णन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज देयरफॉर फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए बच्चों हम आपको ये सलाह देते हैं और आप भी अपने बड़ों को ये सलाह दें कि जब आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो तभी आप इन फ्यूल का उपयोग करें, पेट्रोल का या डीजल का। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट। इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा बच्चों, हमारा जो एनवायरमेंट का पर्यावरण होगा वो बहुत अच्छा साफ सुथरा रहेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, भैया ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही कम खतरा रहेगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और लंबे समय तक इनकी उपलब्धता भी बनी रहेगी बच्चों इन फॉसिल फ्यूल्स की। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग। अब भारत में देखा जाए तो एक संस्था है हमारी, एक संघ है जिसका नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसे PCRA के नाम से जाना जाता है। ये लोगों को सलाह देती है कि आप पेट्रोल डीजल का किस तरीके से उपयोग करें, किस तरीके से यूज करें जब आप वाहन चला रहे होते हैं। देयर टिप्स आर, इनके कुछ गुर इस तरीके से, कुछ पॉइंट इस प्रकार से। ड्राइव एट अ कांस्टेंट, इसका फर्स्ट पॉइंट में पढ़ने जा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो ये सलाह देते हैं PCRA, ये सलाह देता है कि भाई जब आप वाहन चला रहे हो तो उसकी जो गति है, वो स्पीड हो, जो गति हो, जो चाल हो उसकी, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, और एक मध्यम गति पर आप अपने वाहन को चलाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स एंड एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये बता रहे हैं बच्चों कि जब आप कहीं यातायात लाइट पर खड़े हो जाते हैं या जहां कहीं आपको रुकना है, किसी का वेट करना, इंतजार करना, तो वहां पर आप अपने इंजन को बंद कर लिया करें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये है हमारा थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। देखा, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आप जब अपने वाहन को कहीं ले जाते हैं या वाहन से कहीं जाते हैं तो उसका जो एयर प्रेशर है, टायरों में जो एयर प्रेशर है उसको क्या कर लें, सुनिश्चित कर लें। नेक्स्ट है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। और आप अपना जो व्हीकल होता है उसका रेगुलर तरीके से, नियमित रूप से उसका रखरखाव जरूर करें। तो बच्चों ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।